यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पेपर 3 हिंदी जुलाई 2016। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र का हमारा पहला प्रश्न है, चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है? तो दोस्तों चौपाई छंद का पूर्व रूप है अरिल। अरिल ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 2, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्ति या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हैं। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। कथन आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुंडलिनी। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन 1 नाद कहते हैं, नाद, ठीक है। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 4 है दोस्तों हमारा, ध्यान से देखिए। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो दोस्तों स्वामी अग्रदास का संबंध राम भक्ति शाखा से है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 5, जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? तो दोस्तों आखिरी कलाम। ऑप्शन 3 जायसी ने आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न है 6, विशिष्टाद्वैत के प्रस्तोता आचार्य कौन है? तो दोस्तों विशिष्टाद्वैत के प्रस्तोता आचार्य हैं रामानुज आचार्य। रामानुज आचार्य प्रश्न ऑप्शन 1, ठीक है, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है, सही उत्तर है। प्रश्न 7 है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देख लीजिए। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, ध्यान रखिए, बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, हित 84 के रचयिता हैं। हित 84 के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है, हित हरिवंश। हित हरिवंश हित 84 के रचयिता हैं। प्रश्न 9 दोस्तों ध्यान से देखिए, पंक्ति है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न 10 है दोस्तों, यहाँ पर भी पंक्ति है तो ध्यान से सुनिए। गिरा अरथ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न, गिरा अरथ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो दोस्तों ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है, तुलसीदास। तुलसीदास की काव्य पंक्तियां हैं दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 11, ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ पर भी कथन है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? तो दोस्तों ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है 12, इनमें से किस कवि ने नख शिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की? तो दोस्तों ऑप्शन 3 नृप शंभु शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की कवियों ने नखशिख की, ठीक है।
आगे देखते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। कवि ने नक्षिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ यानी कि नृप शंभु की रचना नहीं की है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है 13, ध्यान से सुनिए। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो दोस्तों अंग दर्पण रसलीन की रचना है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है, रसलीन। अगला प्रश्न है दोस्तों 14, चिरजीवो जोरी जुरई क्यों न सने गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हल धर के बीर। फिर से सुनिए, चिरजीवो जोरी जुरई क्यों न सने गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हल धर के बीर। वृष भानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है, श्लेष। श्लेष अलंकार है वृष भानुजा और हलधर में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 15। तो दोस्तों यहाँ पर एक काव्यांश है, तो ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है। पानिप अपार घन आनंद उक्ति ओछी, पानिप अपार घन आनंद उक्ति ओछी, जतन जुगती जोन्हे कौन पे नपती है। जतन जुगती जोन्हे कौन पे नपती है, कौन पे नपती है। तो उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहते हैं, तो ये बताना है। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है सबसे पहले बात। अब देखते हैं इसमें कवि क्या बताना चाह रहा है। तो कवि बताना चाह रहा है कि भाई नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है, यानी कि मैं जो लिख रहा हूँ ना वो निकृष्ट है। किसकी तुलना में? नायिका के सौंदर्य की तुलना में। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16 दोस्तों। कंटेंट थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। थोड़ी सी समस्या हो सकती है आपको, लेकिन थोड़ा मैनेज कर लीजिए। बाकी पेन का इस्तेमाल मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। ठीक है ना, तो जहाँ पर लगेगा पेन का इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ पर पेन का इस्तेमाल भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न 16। ठीक है, यहाँ पर कथन है, ध्यान से सुनिए। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है 17 दोस्तों, ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी नायिका प्रधान नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है, ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न 18 है दोस्तों, यहाँ पर काव्य पंक्ति है, ध्यान से सुनिए। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ठीक है, फिर से सुनिए। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है ये। ठीक है, तो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिए और देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 19 है, दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? तो दोस्तों कर्ण किस कृति का कथानायक है दिनकर की? तो ऑप्शन सेकंड रश्मि रथी। रश्मि रथी का कथानायक है कर्ण। ठीक है, और ये रश्मि रथी किसकी रचना है? दिनकर की। अगला प्रश्न है 20। ठीक है, बेहद 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 सुंदर पंक्ति दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। अब तक क्या किया, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत कम कम, ज्यादा लिया और दिया बहुत कम कम। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन फोर्थ मुक्ति बोध। मुक्ति बोध की पंक्तियां हैं, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 21, ध्यान से सुनिए दोस्तों। यहाँ पर
एक काव्य कृति में किसकी है ये? अज्ञे की। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर पंक्ति है, मौन भी अभिव्यंजना है। बेहद सुंदर पंक्ति दोस्तों, और बेहद प्रसिद्ध पंक्ति भी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, और मेरी पसंदीदा पंक्तियों में भी एक पंक्ति है, तो ध्यान से सुनिए। मौन भी अभिव्यंजना है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ठीक है, तो मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञे ने अपने किस काव्य कृति में की है? तो अज्ञे ने अपनी किस काव्य कृति में की है दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये। ठीक है, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये। ठीक है, इसकी काव्य पंक्ति है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 22, विद्रोहिणी अम्बा। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों उदय शंकर भट्ट। ऑप्शन फोर्थ, उदय शंकर भट्ट का नाटक है विद्रोहिणी अम्बा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न 23 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रछन्न नायक गौतम बुद्ध है? तो दोस्तों लहरों के राजहंस। ऑप्शन थर्ड, लहरों के राजहंस नाटक का प्रछन्न नायक गौतम बुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 24 दोस्तों, ध्यान से देखिए और सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? तो दोस्तों ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है, लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल ने सर्वाधिक नाटकों की रचना की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 25, पूस की रात। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दोस्तों हल्कू। प्रश्न 3, हल्कू पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है, और आपको याद रखना चाहिए ये प्रेमचंद की कहानी है। ठीक है, प्रसिद्ध कहानी है, आपने अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छी है काफ़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 26 है दोस्तों, सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की रचना है सूरज का सातवां घोड़ा। प्रश्न 27 है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है, शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? तो दोस्तों पीढ़ियाँ। ऑप्शन फोर्थ, पीढ़ियाँ उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, बाकी जितने भी झरोके, कड़ियाँ, बसंती, ये सभी भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों वरुण के बेटे। ऑप्शन सेकंड, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 30, माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है, राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है माटी की मूर्तें। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दोस्तों कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे ऑप्शन फर्स्ट, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका, माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 32, महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन सेकंड, जैनेंद्र कुमार ने जीवनी की रचना की है दोस्तों, महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी, याद रखिए जैनेंद्र कुमार की है। ठीक है, अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न, इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन, हम
हम हशमत, ठीक है। ये संस्मरणात्मक ग्रंथ है जो कि कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न। दोस्तों ध्यान से सुनिए और देखिए। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट का कथन है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 35, ध्यान से सुनिए दोस्तों। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं कॉलरिज। कॉलरिज की रचना है ये। प्रश्न ऑप्शन 3, ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों 36। पेरिप्सिस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया है? तो पेरिप्सिस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किया है दोस्तों लॉन्जाइनस ने, ठीक है, लॉन्जाइनस ने। ऑप्शन 2, ठीक है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 37। श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है। श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? तो दोस्तों वर्ड्सवर्थ का कथन है ये, ठीक है, ध्यान रखिए। ऑप्शन 4 सही उत्तर है, ठीक है। अगर पूरा कथन याद भी ना रह पाए तो ध्यान रखिए कि प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन, इतनी पंक्ति भी आप याद रख लीजिए, इनफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 38 है नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दोस्तों नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 39, ठीक है, प्रश्न 39 यानी प्रतिभा का संबंध किससे है? तो दोस्तों प्रतिभा का संबंध काव्य हेतु से है। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 40। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा के संपादक थे। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 41। दोस्तों ध्यान से सुनिए। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही अनुक्रम कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखिए। ऑप्शन 1 सबसे पहले है ज्ञानदीप शेख नबी की, ठीक है ना, ज्ञानदीप, फिर है इंद्रावती, फिर है प्रेम रत्न, फिर अंत में है हंस ज्वाहिर, ठीक है, हंस ज्वाहिर। तो देख लीजिए, फिर से मैं एक बार पढ़ देती हूँ। ज्ञानदीप, इंद्रावती, प्रेम रतन, हंस ज्वाहिर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है चंदायन, मृगावती, मधुमालती, चित्रावली। चंदायन, मृगावती, मधुमालती, चित्रावली। तो रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। इन पुस्तकों के बारे में और इनके रचनाकारों के बारे में अगर थोड़ी डिटेल्स चाहिए तो दोस्तों मेरे 1 लाइनर क्वेश्चंस के कुछ वीडियोस हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 43। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों जन्म काल के आधार पर रचनाकारों का सही अनुक्रम कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखिए। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है केशवदास, सेनापति, चिंतामणि और अंत में भूषण। केशवदास, सेनापति, चिंतामणि और भूषण। तो जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 44 है जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है, पढ़ती हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर आते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और अंत में जगमोहन सिंह। प्रताप नारायण
मिश्र और अंत में जगमोहन सिंह। ठीक है, ये सभी जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 45, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। तो सबसे पहले आती है कृति कौन सी? कानन कुसुम, कानन कुसुम, फिर झरना और फिर आंसू और अंत में लहर। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, ये सभी जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियां हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 46 है दोस्तों। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों जन्म काल के आधार पर बताना है तो ध्यान से सुनिए और देखिए। ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है दोस्तों नागा अर्जुन। सबसे पहले नागा अर्जुन, फिर भवानी प्रसाद मिश्र, फिर त्रिलोचन और अंत में नरेश मेहता। ठीक है, फिर से सुनिए। नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, नरेश मेहता जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है 47। ठीक है, ध्यान से सुनिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटक का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन 2 हानुश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, आलमगीर। हानुश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी और आलमगीर, ये सभी प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटक हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 48वां प्रश्न है दोस्तों। कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। सबसे पहले बीज, फिर बिंदु, फिर पताका, फिर प्रकृति और अंत में कार्य। फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले बीज, फिर बिंदु, फिर पताका, प्रकृति, कार्य। ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये सभी कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहते हैं। तो ये अर्थ प्रकृति हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 49, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम ऑप्शन 1 सही उत्तर है। ध्यान से देखते हैं। तो मृदुला गर्ग। ठीक है, तो उसके हिस्से की धूप, ये उपन्यास है मृदुला गर्ग का। फिर है चित्त कोबरा, फिर है मैं और मैं, और अंत में है कठ गुलाब जो कि बेहद प्रसिद्ध उपन्यास है मृदुला गर्ग का, कठ गुलाब। ठीक है, तो उसके हिस्से की धूप, चित्त कोबरा, मैं और मैं, कठ गुलाब, ये चारों उपन्यास किसके हैं? मृदुला गर्ग के, और प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 50। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन 2 छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये सभी जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह हैं जो कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न है 51 दोस्तों। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत। सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान और विश्रामपुर का संत, ये सभी क्या हैं? प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 52 है दोस्तों। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है दोस्तों। सबसे पहले है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद
करूं, ठीक है। फिर है बसेरे से दूर, फिर टुकड़े टुकड़े दास्तां, फिर जो मैंने किया, ठीक। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, बसेरे से दूर, टुकड़े टुकड़े दास्तान, जो मैंने किया, ये सभी क्या है, आत्मकथाएं हैं और इनका सही अनुक्रम है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं 53। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है अशोक के फूल। अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज और आलोक पर्व, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोक पर्व। अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। तो दोस्तों ये सही अनुक्रम में है प्रकाश वर्ष के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 54। तो दोस्तों 54वां प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य, फिर रस सिद्धांत, फिर दक्षिणी हिंदी का साहित्य और अंत में मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले जो आलोचनात्मक ग्रंथ है वो है आधुनिक हिंदी साहित्य, फिर रस सिद्धांत, फिर दक्षिणी हिंदी का साहित्य, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, ठीक है। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम ये है, ठीक है। बाकी दोस्तों इनके रचनाकार कौन हैं तो ये आप अपनी पुस्तकों से या इंटरनेट से ढूंढ करके पता लगाइए। जितना ज़्यादा आप रचनाकारों के बारे में सर्च करेंगे उतना ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 55। प्रश्न 55 है हमारा प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है। मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए और देखिए। तो सबसे पहले है भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका। फिर है काव्य में उदात्त तत्व। काव्य में उदात्त तत्व, ठीक है। ये भी डॉक्टर नगेंद्र के ही आलोचना ग्रंथ हैं। आगे क्या है भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका और अंत में है साहित्य का समाज शास्त्र। साहित्य का समाज शास्त्र, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र के आलोचना ग्रंथों को हमने प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में देख लिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न पढ़ने से पहले निर्देश पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 56 से 65 तक के प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना ए है और दूसरा तर्क आर है। कोड में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों ये पिछले सालों के पेपर हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि पेपर्स का पैटर्न बदल गया है। तो अभी मतलब आप नए पैटर्न के अनुसार ही अपने प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। तो धीरे धीरे हम नए पैटर्न पर भी आ जाएंगे। तो अभी आप इसको पैटर्न को ध्यान न रखें, सिर्फ प्रश्नों को ध्यान से देखें और उत्तर को समझें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 56 है दोस्तों, हमारी स्थापना पढ़ते हैं। सबसे पहले रसऊ वई साह। रसऊ वई साह, ये ठीक है। तो रसऊ वई साह स्थापना है। तर्क है दोस्तों हमारा, इसलिए रस को ब्रह्मास्वाद सहोदर कहा गया है। इसीलिए रस को ब्रह्मास्वाद सहोदर कहा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है। ए और आर दोनों ही सही हैं, यानी कि हमारी स्थापना भी सही है और हमारा तर्क भी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 57वां प्रश्न। स्थापना है, ध्यान से देखिए। छायावाद केवल व्यक्ति के प्रेम, सौंदर्य, यौवन की कविता है। छायावाद केवल व्यक्ति के प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। तर्क है दोस्तों हमारा,
तर्क देखते हैं, इसीलिए उसमें सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा मिलती है, इसीलिए उसमें सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा मिलती है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है दोस्तों। ए और आर दोनों ही गलत हैं, यानी कि हमारी स्थापना भी गलत है और हमारा तर्क भी गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है 58वां प्रश्न दोस्तों, देखते हैं। ठीक, स्थापना है रस भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी आवश्यक है। ठीक है, तो रस रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी आवश्यक है। अगला है तर्क है हमारा दोस्तों, क्योंकि एक के भाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। ठीक है, कितनी प्यारी पंक्ति है, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। तो दोस्तों ऑप्शन 3 यानी ए और आर दोनों ही सही हैं, यानी हमारी स्थापना भी सही है और हमारा तर्क भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न 59वां प्रश्न है दोस्तों। स्थापना देखेंगे सबसे पहले क्या है। प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। ठीक है, तो तर्क है दोस्तों हमारा, क्या है तर्क, क्योंकि काव्य आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतना का काव्य में सृजन करती है। ठीक है, इसीलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना क्या है, कैसी है, रहस्यवादी है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है, ए गलत और आर सही, यानी कि स्थापना हमारी गलत है दोस्तों, लेकिन हमारा जो तर्क है वो सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 60। ठीक है, यानी 60वां प्रश्न। स्थापना है दोस्तों, शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न शोभ या विषाद है जिसमें प्रिय के दुख या कष्ट आदि की कोई भावना नहीं रहती। ठीक है, तो दोस्तों तर्क है हमारा, क्योंकि जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है वह उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। ठीक है, बेहद सुंदर पंक्ति हैं दोनों ही, तो फिर से देख लीजिए। क्योंकि जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता या प्रीति होती है वह उसके जीवन की बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। तो दोस्तों ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है, यानी कि स्थापना हमारी गलत है, लेकिन जो हमारा तर्क है वो हमारा सही है, तर्क हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 61। ठीक है, स्थापना देख लेते हैं। आधे बिंब आदिम मनुष्य की ऐन्द्रिक कल्पना है। आधे बिंब आदिम मनुष्य की ऐन्द्रिक कल्पना है। तर्क है दोस्तों हमारा, तर्क क्या है, इसीलिए आगे चलकर कथात्मक तत्वों के सम्मिलन से यही आधे बिंब मिथक के रूप में विकसित हुआ। इसीलिए आगे चलकर कथात्मक तत्वों के सम्मिलन से यही आद्य बिंब मिथक के रूप में विकसित हुआ। तो दोस्तों ऑप्शन 3 यानी ए और आर दोनों ही सही हैं, यानी कि हमारी स्थापना भी सही है और हमारा तर्क भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 62 है दोस्तों हमारा स्थापना। सबसे पहले स्थापना देखते हैं। रस व्यापक स्तर पर भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है, इसीलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निकष रस है। इसीलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निकष रस है। ये मुझे कुछ शब्द गलत सा लग रहा है, निष्कर्ष रस हो सकता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप पंक्ति पर ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं
तर्क, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद तक की हिंदी कविता का मूल्यांकन रस की शास्त्रीय पद्धति द्वारा ही संभव है। ठीक है, तो रस की शास्त्रीय पद्धति के द्वारा ही संभव है। तो फिर से देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ यानी ए और आर दोनों ही गलत हैं, यानी हमारी स्थापना भी गलत है और हमारा तर्क भी गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 73वां प्रश्न है, स्थापना देखते हैं दोस्तों। साहित्य जनता की अभिजात्य चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब है। ठीक है, और तर्क है क्योंकि साहित्य में अभिव्यक्त भाव और विचार जन सामान्य की धरोहर नहीं होते। तो यहाँ पर क्या है कि देखते हैं, क्योंकि साहित्य में अभिव्यक्त भाव और विचार जन सामान्य की धरोहर नहीं होते। तो दोस्तों ऑप्शन फोर्थ के अनुसार हमारा ए और आर दोनों ही गलत हैं, यानी कि हमारी स्थापना भी गलत है और हमारा तर्क भी गलत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 64 प्रश्न। ठीक है, 64वां प्रश्न है, स्थापना साहित्य लेखक के विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन है। साहित्य लेखक के विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन है। तर्क है दोस्तों, हमारा तर्क क्या है? तर्क है क्योंकि जन समूह के पास अपने अनुभवों को व्यक्त करने की कलात्मक सामर्थ्य नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रश्न 2 यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। इसके अनुसार हमारी स्थापना गलत है। स्थापना जो कि है साहित्य लेखक के विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन है, यह गलत है। अगला है क्योंकि जन समूह के पास अपने अनुभवों को व्यक्त करने की कलात्मक सामर्थ्य नहीं होती, यह कथन सही है, यानी यह तर्क हमारा जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 65वां प्रश्न है, स्थापना देखते हैं। दार्शनिकता और अनुभूति संपन्नता से ही व्यक्तित्व का सामाजिकरण नहीं हो जाता। तर्क है दोस्तों क्योंकि व्यक्तित्व के सामाजिकरण के लिए अपनी शक्तियों को मानव कल्याण और सामाजिक कार्य की ओर उन्मुख करना होता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए। क्योंकि व्यक्तित्व के सामाजिकरण के लिए अपनी शक्ति को मानव कल्याण और सामाजिक कार्य की ओर उन्मुख करना होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है, जिसमें ए और आर दोनों ही सही हैं, यानी हमारी स्थापना भी सही है और हमारा तर्क भी सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों 66वां प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर हम इसका मिलान करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे रचनाएं और उनके रचनाकार। 66। ठीक है, तो देखते हैं 66वां प्रश्न। यहाँ पे रचनाएं हो गई, ये हो गए हमारे कुछ रचनाकार और ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर है। तो इसके अनुसार हम जो है मिलान करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ऑप्शन ए, सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए कौन सी पुस्तक है यहाँ पे? रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी किसकी है दोस्तों? तो ये है नंद दास की। ठीक है, नंद दास की रचना है रास पंचाध्यायी। ठीक है, अगली रचना है प्रेम वाटिका। तो ये किसकी है? प्रेम वाटिका है दोस्तों रस खान की रचना। ठीक है, अगला है ऑप्शन सी कवि रत्नाकर। कवि रत्नाकर किसकी रचना है? तो दोस्तों सेनापति की रचना है कवि रत्नाकर। अगला है ऑप्शन डी बरवई नायिका भेद। बरवई नायिका भेद किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है रहीम की। किसकी? रहीम की। ठीक है, याद रखिए, देख लीजिए आपके सामने है स्क्रीन पर प्रश्न और उत्तर दोनों ही। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है अगला प्रश्न 67। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ काव्य पंक्तियां दी गई हैं और उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न ये कुछ पंक्तियां हैं और यहाँ पे रचनाकार हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए पंक्ति, कौन परी यह बानी अरी नित नीर भरी गगरी ढरकावई। कौन परी यह बानी अरी नित नीर भरी गगरी ढरकावई। तो ये पंक्ति किसकी है? किस रचनाकार की पंक्ति है दोस्तों? तो ऑप्शन सेकंड प्रताप शाही।
प्रताप शाही की पंक्ति है। अगली पंक्ति है बी, यह प्रेम को पंथ कराल महा, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है, तरवारी की धार पे यानी तलवार की धार पे धावनो है। ठीक है, तो आगे ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? तो ये पंक्ति है किसकी? बोधा की। ठीक है, बोधा की पंक्ति है ये, तो ध्यान से पढ़िए और देखिए उत्तर। अगली पंक्ति है चौजिन के चौजी, कितनी प्यारी पंक्ति है। चौजिन के चौजी मोजिन के महाराज, हम कवि राज हैं पहचा कर चतुर के, हम कवि राज हैं पहचा कर चतुर के। तो ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों ठाकुर की पंक्ति है ये। ठीक है, ठाकुर की पंक्ति है। अगला देखते हैं डी ऑप्शन। तो अगली पंक्ति है चांदनी के भारन दिखात 1900 चंद, चांदनी के भारन दिखात 1900 चंद, गंध ही के भारन बहत मंद मंद पौन, गंध ही के भारन बहत मंद मंद पौन। ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों ये पंक्ति है द्विज देव की। ठीक है, द्विज देव की पंक्ति है ये। तो ये रहे हमारे द्विज देव। ठीक है, सबको पार करके यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी उत्तर मैंने आपको प्रश्न की शुरुआत में दिखा ही दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों 68। तो रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ कुछ रचनाएं हैं, ये रचनाकार हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट के अनुसार हमारा उत्तर सही है। ऑप्शन ए प्रबंध चिंतामणि, किसकी पुस्तक है ये? तो दोस्तों प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं जैन आचार्य मेरुतुंग, जैन आचार्य मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। अगला है बी ऑप्शन रणमल छंद, रणमल छंद ये किसकी रचना है? तो दोस्तों श्रीधर पाठक की रचना है रणमल छंद। अगली रचना कौन सी है दोस्तों? सी जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है भट्ट केदार की रचना। ठीक है, अगला ऑप्शन है डी जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका ये किसकी रचना है? तो दोस्तों मधुकर कवि की रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे कुछ कविताएं दी गई हैं और ये प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है दोस्तों ए प्रेम माधुरी किसकी कविता है? तो किस प्रकाशन वर्ष में लिखी गई थी? तो दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष है प्रेम माधुरी का 1875, 1875। ठीक है, ध्यान रखिए ऑप्शन थर्ड। फिर ऑप्शन बी का है एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी की रचना कब हुई? तो दोस्तों 1886। ठीक है, यानी कि प्रेम माधुरी से पहले हुई। ठीक है, अगली है हमारी कौन सी? हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी की रचना कब हुई? तो दोस्तों इसकी रचना हुई 1948 में, 1948 यानी कि ये इससे भी पहले आई। तो सबसे पहले हिम तरंगिणी, फिर आई फिर आई प्रेम माधुरी और फिर एकांतवासी योगी। ठीक है, मैंने गलत बता दिया था, अभी सही कर लो इसको। ठीक, तो अगला है डी ऑप्शन निहार, निहार कब आई? तो निहार आई 1930 में। लो जी, ये सबसे पहले आई है निहार। ठीक है, महादेवी वर्मा की। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस तरह से ये आपकी कविताएं और उनके प्रकाशन वर्ष हैं, मिलान कर लीजिए। अगर मैंने कुछ गलत बता दिया है तो अपने उत्तर को देखकर सही कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 70 है दोस्तों, प्रश्न 70 है निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। सेम पिछले प्रश्न की तरह ही है ये। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कविताएं हैं और प्रकाशन वर्ष है। तो चलिए मिलान करते हैं। ऑप्शन फोर्थ के अनुसार हम अपने उत्तर की पुष्टि करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है ए कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? तो 1942। ऑप्शन सेकंड कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष है 1942। अगला है हुंकार, हुंकार का प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन फोर्थ 1939। ठीक है, 1939। ठीक है, ध्यान रखिए। तो हुंकार। फिर है भग्नदूत, ऑप्शन सी भग्नदूत का प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन फर्स्ट 1933, 1933। ठीक है, ध्यान रखिए, भग्नदूत 1933। फिर है अंत में डी ऑप्शन प्रेम संगीत,
प्रेम संगीत, ये किसकी, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1937। ठीक है, 1937। तो दोस्तों इस तरह से कुछ हमारी कविताएं हैं और उनके प्रकाशन वर्ष हैं, तो आप अब इनका क्रम लगा लीजिए। ठीक है, सबसे पहले कौन सी आ गई हमारी? भग्नदूत हो गई। ठीक है, सी वाली। फिर आती है हमारी भग्नदूत के बाद कौन सी आएगी? तो इसके बाद आई हमारी प्रेम संगीत 1937, फिर आई 1939 हुंकार, और फिर आई अंत में कुकुर मुत्ता। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न देख लीजिए, जो सबसे बाद में आ रही है उसको सबसे पहले ऑप्शन में रखा है। तो एक ट्रिक ये भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ट्रिक से ज़्यादा आप अपने फैक्ट्स को ध्यान रखिए। ठीक है, जो है वो वही रहेगा, वो बदलता नहीं है फैक्ट्स। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 41वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित पात्रों को उनके को संबंधित रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो पात्रों को संबंधित रचनाओं से मिलाना है। तो देखते हैं, ऑप्शन सेकंड के अनुसार हम अपने उत्तर की पुष्टि करेंगे। ऑप्शन ए पात्र हैं ये दोस्तों, और ये रचनाएं हैं। तो ध्यान से देखिए, राधा पात्र हैं प्रिया प्रवास की, राधा पात्र हैं प्रिय प्रवास की। ठीक है, फिर है जाम्बवान किसके पात्र हैं? तो दोस्तों ये पात्र हैं राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, राम की शक्ति पूजा में है पात्र कौन? जाम्बवान। अगला है सी ऑप्शन, युधिष्ठिर किसके पात्र हैं? तो ये पात्र हैं महाप्रस्थान के पात्र हैं युधिष्ठिर, ध्यान रखिए। और अंत में है केश कंबली, ये तो कई बार पूछा गया है प्रश्न पत्र में दोस्तों, तो इसको तो याद कर ही लीजिए। ठीक है, केश कंबली पात्र हैं किसके? तो ये असाध्य वीणा के पात्र हैं केश कंबली। ठीक है, असाध्य वीणा के पात्र हैं केश कंबली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 72 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर ध्यान से नीचे से देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बाकी जब मिलान करेंगे तब आपको उत्तर नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन पुष्टि इसी के अनुसार होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने प्रश्न की तरफ देख लेते हैं, इसका सही उत्तर और मिलान करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर 2 के अनुसार चलिए देखते हैं। हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रश्न 72 है दोस्तों। सबसे पहले निम्नलिखित स्त्री चरित्रों, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन आया है, स्त्री चरित्रों को संबंधित नाटकों के साथ सुमेलित करना है। तो यानी ये सभी जो हैं हमारी कौन है? स्त्री चरित्र हैं। ठीक है, और ये उनके नाटक हैं। तो चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहले है शीलवती किस नाटक के साथ संबंधित हैं? तो दोस्तों शीलवती का संबंध है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। ठीक है, तो शीलवती इसकी पात्र हैं। ठीक है, स्त्री चरित्र जो है इससे संबंधित है। अगला है कौन है? अगली हमारी शर्मिष्ठा का संबंध है दोस्तों किससे? देहांतर से। तो देहांतर की पात्र हैं कौन? शर्मिष्ठा। अगली है सी ऑप्शन, सुरेखा पात्र हैं, यानी कि स्त्री पात्र हैं किसकी? तो ये हैं द्रौपदी। ठीक है, नाटक, ये सारे नाटक हैं, ध्यान रखिए। द्रौपदी नाटक में पात्र हैं सुरेखा। अगले कौन है? उर्वी। ठीक है, डी ऑप्शन, उर्वी किस नाटक की पात्र हैं? तो उर्वी है पहला राजा, अगर आपने पढ़ा हो तो। ठीक है, तो पहला राजा की पात्र हैं उर्वी। ठीक है, ध्यान रखिए। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न 73 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देख लीजिए, उत्तर भी आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए मिलान करते हैं। प्रश्न 73 दोस्तों, यहाँ पे कुछ उपन्यास हैं और उनके लेखक हैं। तो चलिए उपन्यास को लेखकों के साथ मिलाते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए भाग्यवती। ठीक है, भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? श्रद्धाराम फिलोरी। फिर है नूतन ब्रह्मचारी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। अगले हैं सी ऑप्शन, अधखिला फूल के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अधखिला फूल। ठीक है, फिर अंत में है आदर्श दंपत्ति किसका है दोस्तों? ये नाटक, ये कृति किसकी है दोस्तों? लज्जाराम मेहता की कृति है आदर्श दंपत्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 74 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर भी आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए मिलान करते हैं।
चलिए दोस्तों, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ कुछ आत्मकथाएं हैं और यहाँ पे कुछ लेखक हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना प्रश्न का उत्तर। तो ए ऑप्शन है पानी बिच मीन प्यासी। पानी बिच मीन प्यासी, ये आत्मकथा किसकी है? तो दोस्तों ये आत्मकथा है ऑप्शन थर्ड मिथिलेश्वर की। ठीक है, ऑप्शन थर्ड मिथिलेश्वर की आत्मकथा है पानी बिच मीन प्यासी। ऑप्शन बी आज के अतीत। आज के अतीत किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की आत्मकथा है आज के अतीत। ठीक है, अगला ऑप्शन है सी पिंजरे की मैना। ये किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों पिंजरे की मैना आत्मकथा है ऑप्शन फिफ्थ चंद्र किरण सोन रेक्सा। चंद्र किरण सोन रेक्सा की। ठीक है, अगली है हमारी हादसे। हादसे किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों हादसे आत्मकथा है ऑप्शन फर्स्ट रमणीका गुप्ता। रमणीका गुप्ता की आत्मकथा है। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं इस प्रश्न पत्र का। प्रश्न 75 दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर है, तो चलिए मिलान करते हैं। ठीक है, प्रश्न 75 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए भरत। ठीक है, भरत की रचना कौन सी है? तो भरत की रचना है दोस्तों ऑप्शन थर्ड नाट्य शास्त्र। ऑप्शन बी धनंजय। धनंजय की रचना कौन सी है? तो दोस्तों धनंजय की रचना है 10 रूपक। 10 रूपक। ऑप्शन सी सागर नंदी। सागर नंदी की रचना कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन 5 नाटक लक्षण रत्न कोश। नाटक लक्षण रत्न कोश सागर नंदी की रचना है। अगला और अंतिम ऑप्शन, ठीक है, डी रामचंद्र गुणचंद्र। रामचंद्र गुणचंद्र की रचना कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन सेकंड नाट्य दर्पण। ठीक है, नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र की रचना है। तो हमारे 75 प्रश्न इस प्रश्न पत्र के यहीं समाप्त होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।